इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोलॉजी के बारे में समझेंगे। अच्छा गुरुजी, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय द बायोलॉजी? बायोलॉजी का असल में मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग, लोगिस जो इसका मतलब लोगोस होता है। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब जहाँ पे हम लोग लाइफ की स्टडी करते हैं उसे हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, लाइफ का मतलब लाइफ के अंदर वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग प्रोसेसेस इसके अंदर आ जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? इसलिए हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। लेकिन प्रोसेसेस के बारे में अगर हम लोग बताएं तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं एंड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही थी तो लिविंग थिंग्स के अंदर हम लोग देखते हैं एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से फीचर होते हैं? वो सभी फीचर जो प्रेजेंट होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, मतलब कि वो अपने जीवन के डे टू डे लाइफ के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है, जो वो लोग सस्टेन कर रहे होते हैं, होल्ड करते हैं या फिर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे राइटिंग, सिंगिंग, टीचिंग, वॉकिंग, सीइंग, अरे यार नहीं समझ में आया, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सब जितने भी फीचर्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके प्रोसेसेस के बारे में क्या क्या है, ठीक है। और दूसरा है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है वो सभी फीचर्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वो कंपल्सरी होता है, उसको लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो कंपल्सरी हो। वो सभी मैकेनिज्म, वो सभी प्रोसेसेस एसेंशियल होने चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। जैसे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का प्रेजेंस एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है सर। सर हम लोगों को एक डाउट आता है कि वायरस का नाम तो हम सभी ने सुन रखा है, हाँ सुन रखा है। ये जो वायरस है ना सर, इसके पास खुद का बॉडी नहीं होता, मतलब इसका खुद का सेल नहीं होता, ठीक है। तो सर ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा? क्योंकि इसके पास सेल जो होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर, लेकिन इसके पास सेल है ही नहीं, तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे इसके पास डिफाइनिंग फीचर है, ये लिविंग है? अच्छा, तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं कि जो वायरस है ना सर, वो जब होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, हाँ। और जब वो बॉड होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं रहता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, तो वो कैसे बिहेव करता होगा? सर वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वायरस होता है वो इंटरलिंक है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो क्या इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो वायरस है उसका खुद का सेल नहीं है? नहीं है सेल उसका, ठीक है। तो उसे हम लोग लिविंग कंसीडर करेंगे कि नॉन लिविंग? तो उसे हम लोग नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। जब आप क्लास 11th के अंदर आएंगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वायरसेस एक टॉपिक है, उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो कि वायरस को हम लोग नॉन लिविंग ही कंसीडर करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो हम लोग नॉन लिविंग को ही मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म के बारे में सीखते हैं। मेटाबॉलिज्म, हाँ, मेटाबॉलिज्म कैसा फीचर है सर? डिफाइनिंग फीचर है। क्यों डिफाइनिंग फीचर है? क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, ठीक है। कैसे सर? सर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी केमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडीज के अंदर परफॉर्म होती हैं या फिर चल रही होती हैं, चाहे वो सेल के अंदर चले, ऑर्गन के अंदर चले, ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर चले, जो एसेंशियल है उसके सस्टेनिटी और उसके लाइफ में सर्वाइवल में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके अंदर देखो केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, अच्छा हाँ, सेल सबसे छोटी यूनिट है, हाँ हम सब जानते हैं सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ के आए, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के अंदर देखते हैं, सेल बहुत ही छोटा है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, मतलब कि सर वो सेल मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है सर, वो सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है। और वो सेल सर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है मतलब कि केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रही है। वो जो केमिकल रिएक्शन है वो सेल के अंदर किस लेवल पे हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है। अच्छा सर, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, मॉलिक्यूलर, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है, इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? ताकि वो मेंटेन कर सके अपने बॉडी को, जो डैमेज सेल है उसको रिपेयर कर सके, जो वेरियस एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है उसे परफॉर्म कर सके, न्यू सेल को ऐड कर सके एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या है, यहाँ पे फिर आता है अपने पास एक नोट्स। नोट्स के अंदर क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ये कंपलसरी है, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी दैट दीज फीचर्स वुड बी फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जितने भी फीचर्स हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए ही जाएं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। अच्छा ये बताओ, प्लांट कहीं पे मूव करके जाता है? नहीं जाता है। क्या प्लांट रेस्पिरेशन शो करता है? करता है। क्या प्लांट सिंक करता है? नहीं करता है। क्या प्लांट देखता है, किसी भी चीज को देखता है? नहीं देखता है। क्या उसके अंदर ग्रोथ होती है? हाँ होती है। क्या वो मूवमेंट शो करता है? हाँ मूवमेंट शो करता है। क्या लोकोमोशन शो करता है? नहीं करता है। समझ रहे हो ना, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है? नहीं जाता है। लेकिन मूवमेंट शो करता है, हाँ, हवा जिस तरफ चलती है उस तरफ झुकता है, फिर हवा चली जाती है, फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है। अपनी पोजीशन को चेंज करना लोकोमोशन होता है, लेकिन अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करना मूवमेंट में आता है, ठीक है। प्लांट इसका बेस्ट एग्जांपल है जो डिफाइनिंग फीचर सभी ऑर्गेनिज्म शो ना करें, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट को अलग से हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं ताकि हम लोग इसे और बेहतरीन तरीके से समझ सकें और इसके बारे में सीख सकें, ठीक है। देखो पहले स्टेटमेंट में, क्या प्लांट मूव कर सकता है? अभी बताया मूव नहीं करता, लोकोमोशन नहीं करता, लेकिन मूवमेंट करता है। ये आप ध्यान रखना। अगर पूछे प्लांट कैन शो लोकोमोशन, एब्सोल्युटली रॉन्ग मेरे दोस्त। लेकिन अगर ये कोई कहे प्लांट कैन मूव, यस, सही है, बिल्कुल गलत है। प्लांट मूव नहीं करता लेकिन मूवमेंट शो करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, प्लांट कैन शो अ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यस, मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करता है, करता है। अच्छा सर, कैसे? सर वो सेल, देखो सर, प्लांट जो होता है ना, हाँ, उसके पास जो प्लांट होता है ना, प्लांट के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करता है। हाँ, मेटाबॉलिज्म मतलब सर ये तो हमने पढ़ा कि वो तो डिफाइनिंग फीचर है। हाँ सर, अगर वो डिफाइनिंग फीचर है मतलब इसका मतलब वो लिविंग है। हाँ लिविंग है। प्लांट लिविंग है? हाँ है सर, ठीक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट को परफॉर्म किस लिए किया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों होता है या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि ये मेंटेन करता है, जो डैमेज सेल होते हैं ना उसको मेंटेन करने का काम करता है। एग्जांपल देखो, जैसे आरबीसी है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसेल, ठीक है। आरबीसी ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है भाई, ठीक है। 11th में आओगे आप एनिमल टिश्यू के अंदर ये पूरा पढ़ोगे भाई, कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये अच्छा ये बताओ, आरबीसी का लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम
सर ये कितने दिन में इसका जो डेथ हो जाती है? ये बॉर्न हुआ आज से 4 महीने बाद, यानी कि 120 दिन बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन का। अच्छा सर। आरबीसी सर कहाँ पे जाके मरता है? स्प्लीन के अंदर। अच्छा, स्प्लीन कहाँ पे होता है? लीवर के पास होता है, लीवर में होता है, ठीक है। ये स्प्लीन जहाँ पे इसकी डेथ होती है, मतलब इस स्प्लीन एरिया रीजन में आरबीसी की, उसे हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान। हम लोग इसे कब्रिस्तान बोलते हैं किसका? आरबीसी का, ठीक है। हियरिंग ऑफ स्किन, हीलिंग ऑफ स्किन, यार सॉरी, हियरिंग बोल दिया। हीलिंग ऑफ स्किन मतलब स्किन अगर कहीं पे डैमेज हो जाता है तो उसको रिकवर किया जाता है। रिकवर कौन करता है? बॉडी करती है। बॉडी जब रिकवर करती है तो वो क्या करती है? नए सेल को ऐड करती है। स्किन की नए सेल को ऐड करती है, तो वहाँ पे भी मॉलिक्यूलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सर हाँ, तीसरा एग्जाम्पल बताओ। ये अपने पास तीसरा एग्जाम्पल है, ये देखो अपने पास स्टोमच है, हाँ सर है। इसके अंदर HCl है, हाँ सर HCl है। सर इसकी जो लाइनिंग है ना, हाँ, HCl हम सब जानते हैं इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर ये हमारे स्किन के ऊपर गिर जाए, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर गिर जाए, तो एपिडर्मिस को जला देता है। अभी हमारी बॉडी के अंदर है, क्या बॉडी हमारी इस HCl से प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करती? करती है। मतलब ये जो स्टोमच है ना, ये उसकी इनर वॉल जो होती है उसके अंदर लाइनिंग हो जाती है। अच्छा, ये लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच। हाँ, स्टोमच के अंदर लाइनिंग हो जाती है और उसको रिप्लेस करता रहता है हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार, ठीक है। 3-4 दिन के अंदर अंदर एक बार सेल को रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है? म्यूकस से बनी होती है। इसके अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं। इस सेल को हम लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ेंगे, तो इसके बारे में इतनी डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो गुरुजी, हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में सीखना शुरू करते हैं, ठीक है सर। वो सब क्या थे? वो सब हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे थे, एनसीईआरटी के पहले पेज के बारे में बता रहे थे कि हम लोगों को क्यों लाइफ प्रोसेस को पढ़ना चाहिए, क्यों हमें इसको समझना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके प्रॉन्स हैं, क्या उसके कॉज हैं, ठीक है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस टॉपिक को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। गुरुजी हाँ, मुझे तो यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। सर प्लांट ना कहाँ पे खड़ा है? सर प्लांट ना सॉइल के अंदर है। सॉइल के अंदर जो पार्ट है उसको क्या, किस नाम से हम लोग जानते हैं? रूट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसे रूट के नाम से जानते हैं? हाँ, रूट के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा। अब देखो, जो रूट है ना, अंडरग्राउंड अंदर पानी है, पानी को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अब्जॉर्ब किया जाइलम के थ्रू। ये अब देखो, घबराना नहीं, जाइलम फ्लोएम सब चीज के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे। देखो, जो पार्ट होता है ना, पानी को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सन है, सन हमारा क्या है? यूनिवर्सल सोर्स है किसकी? एनर्जी की, ठीक है। हाँ ठीक है सर, एनर्जी की यूनिवर्सल सोर्स है। यहाँ से क्या आता है सर? लाइट एनर्जी आता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या लेता है? CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेता है? लीफ के थ्रू लेता है, वाया स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे, घबराओ नहीं, ये बेसिक है भाई, आज इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ मैं। ये जो ग्रीन पार्ट है ना, इसके पास, जो प्लांट के पास ग्रीन एरिया है उसके पास क्लोरोफिल होता है, एक पिगमेंट है, ठीक है। ये पिगमेंट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का, लाइट का वेवलेंथ का, वेवलेंथ ऑफ लाइट को, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग फोटो रिसेप्टर होते हैं जो क्लोरोफिल रखते हैं, जिसमें जैसे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C एंड मेनी मोर, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, CO2 है, H2O है, ठीक है। CO2 हम लोग कहाँ से ले लेंगे गुरुजी? इसको हम लोग लिए एटमॉस्फेयर से, ठीक है। वाटर हम लोग कहाँ से लिए? सॉइल से लिए, वाया जाइलम। CO2 स्टोमेटा के थ्रू हम लोग एटमॉस्फेयर से लिए। प्लांट के अंदर ये रिएक्शन सनलाइट
क्लोरोफिल के ऊपर आके गिरती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो ग्लूकोज प्लांट बना रहा है बॉडी के अंदर, जो अपने प्लांट बॉडी के अंदर बन रहा है, उसको स्टोर करता है प्लांट स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, जब एनिमल इसे खाता है, मतलब जब जानवर या फिर ह्यूमंस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इसे खाता है, स्पेशली ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोलूँगा, बोल सकता हूँ ऑर्गेनिजम्स को भी बोल सकता हूँ। स्टार्च है, हाँ, इसको डाइजेस्ट किया जाता है, 1000 गुना ग्लूकोज निकलता है। ओहो, अच्छा। अब देखो, जो रेस्ट ग्लूकोज है ना, अब देखो जैसे स्टार्च है, स्टार्च को एनिमल खाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, 1000 गुना ग्लूकोज उसके पास जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में खाएगा। ठीक है, और जब वो खाएगा तो कुछ ग्लूकोज होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, हाँ, ऑक्सीडाइज करेंगे और एनर्जी बना लेंगे या फिर एटीपी बना लेंगे। एटीपी को हम लोग किस नाम से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एडिनोसिन के ऊपर 3 फॉस्फेट जोड़े होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन जो परफॉर्म किए हैं, एक ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, इसका ऑक्सीडाइज किया, मतलब ऑक्सीडेशन किया, तो C6H12O6 से 6 कार्बन CO2 दिया और 6 कार्बन वाटर आया और एटीपी बन गया। और रेस्ट जो ग्लूकोज बचा होता है ना, उसको एनिमल बॉडी स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लेती है। दो है, ठीक है, अभी पहले इसको सीखते हैं। अब देखो, वाटर को जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो 2H प्लस और H और O के अंदर टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है। अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के हैं तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएंगे जब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने केमिकल इक्वेशन, रिएक्शनरी इक्वेशन के बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। एक बैलेंस केमिकल होता है इक्वेशन होता है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। अब जब क्लास 11th में होगा ना, तो एक चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर आप बैलेंसिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको, बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं। ठीक है, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इसको क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिस्पॉन्स एक ग्लूकोज बना रहा है। अब इसको हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। CO2 है, वाटर है, सनलाइट के प्रेजेंस में गिर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं और 6 ऑक्सीजन निकल रहे हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, पर कार्बन, ये जो कार्बन है वो रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना ले रहा है। ठीक है, पर कार्बन की बात देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इधर कम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक कार्बन देख रहे हैं तो इधर भी एक ही कार्बन देख रहे हैं, एक कार्बन की बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट कितने हैं, कोई एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कार्बन के अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं एक कार्बन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे इधर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, इधर 1 है, तो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, 12 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे और इधर 6 ऑक्सीजन है, वाटर उधर है। ठीक है, CO2 निकल रहा है। फिर देखो यहाँ पे 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 12 कर देंगे। फिर इधर वाटर है तो वाटर पे 6 दूना 12 इधर है, 6 दूना 12 इधर है, तो यहाँ पे 2 है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ऑक्सीजन भी हो जाएंगे, 24 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 12 12 24 हाइड्रोजन सेटिस्फाई हैं, 6 कार्बन सेटिस्फाई हैं। इधर है 12 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन और इधर है 12 ऑक्सीजन, इधर है 6 ऑक्सीजन, इधर है 6 ऑक्सीजन, मतलब 12 ऑक्सीजन इधर भी है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 6 12, 24 ऑक्सीजन है, हाँ, 6 इधर है, 6
12 6 18 6 24 बैलेंस भाई बैलेंस है। आप ही क्वेश्चन देख लो भाई, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट का मेरे से मत पूछो। ठीक है ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर के अंदर, मतलब अगले टॉपिक के अगले बार हम लोग इसे और डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि इसको और बेहतरीन तरीके से हम लोग कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये फोटोसिंथेसिस है ना, फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना। सनलाइट के हेल्प से हम लोग फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो लाइट एनर्जी है ना उसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, अब देखो हम लोग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एटमॉस्फेयर से लिए थे, उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, वाटर जो हमने सॉइल से लिया था जाइलम के थ्रू, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं और क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। अच्छा, मतलब कि ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन देखूं तो 2 मॉलिक्यूल अगर हम लोग वाटर के लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन देंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हमारा निकल जाएगा। अच्छा सर, आप तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बताने लगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना कैसे खाते हैं, उनका मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर प्रिपेयरिंग देयर फूड, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब कि वो प्रिपेयर कैसे करते हैं खाना। अभी आपने बताया कि जो प्लांट है वो खाना खुद बना रहा है, मतलब कि खाना वो खुद बना के खा रहा है, लेकिन प्लांट जो रहा है वो प्लांट जो ग्लूकोज बनाया उसको एनिमल खा रहा है और जो बच रहा है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि फूड कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। हाँ, तो इसको हम लोग 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर। ऑटोट्रॉप्स के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आता है, प्लांट आता है और एल्गी आता है। एल्गी अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में बताओ। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना रहा है बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी शो करता है। ठीक है, वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है, हाँ शो कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल एनिमल्स और फंगस है। अब देखो मैं यहाँ पे ना ऑटोट्रॉप्स के अंदर फंगस बोल रहा हूँ, तो फंगस के अंदर कौन से ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक वाले ऑटोट्रॉप फंगस, फोटोसिंथेटिक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे प्लांट है, प्लांट ने खाना बनाया, उसको हर्बीओर खाया, एनिमल्स है ना। ठीक है, उसके बाद उस हर्बीओर एनिमल्स को कार्निवोर खा लेगा। ठीक है, ये अपनी एक फूड चेन बन रही है। जैसे ग्रास है, एग्जाम्पल देखो, ग्रास है, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को टाइगर ने खा लिया। ठीक है, हर्बीओर एनिमल डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन फूड, फूड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंसी रखते हैं, डिपेंड ऑन फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट पे ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। कार्निवोर इंडिपेंडेंटली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, मोर और लेस, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स, मतलब एनिमल हों, जितने भी एनिमल हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी शो करते हैं प्लांट के साथ। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो अपना फीडबैक कमेंट के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।